हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले, आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 मीन्स बोर्ड परीक्षा जो है कक्षा 8वीं का होने वाला है। आप लोगों को पता है, तो बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8वीं विषय गणित की जो है बच्चों हम लोग सैंपल पेपर देखने वाले हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। मैं पूरी क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं कि किस पैटर्न में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, और साथ ही साथ आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से पार्ट से किस टाइप के प्रश्न पढ़ना है। तो आप लोग बस इसको ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। आपका पेपर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे के लिए बनाना पड़ेगा। कितने नंबर का पेपर होगा भाई? 80 नंबर का। तो देखो यहाँ पर अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। आपका रोल नंबर जो कुछ भी होगा आपको स्कूल में दिए होंगे, है ना, स्कूल के द्वारा, क्योंकि अब बोर्ड पेपर है तो रोल नंबर आएगा। रोल नंबर बताया जाएगा, मान के चलो ऐसा आता है 10,805 ऐसा, तो इसको शब्दों में लिखोगे आप लोग, है ना, 10,008 है ना, 105 ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? या 1,0,8,0,5 ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जैसे 1 है तो इसको कैसा लिख सकते हैं? 1, फिर 0 है तो 0, फिर 8 है तो 8, फिर 0 है तो 0, फिर 5 है तो 5। इस तरीके से आपको लिखना जाना होगा। ठीक है, ये 2 तरीका होती है, बट बॉक्स में होती तब हम लोग नीचे में जो बताए वैसे करते हैं। ठीक है, शाला का नाम आप लोग लिखोगे भाई, है ना, शाला का जो भी नाम है आपकी स्कूल का, शासकीय पूर्व, है ना, जो कुछ भी होगा, शासकीय शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला। आपके गांव का नाम भाई, जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का संकुल स्कूल के सामने में दीवार में लिखा होगा, उसको देख लेना। विकासखंड दीवार में लिखा होगा। जिला तो आप लोग जानते ही होंगे भाई बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भरना है। कर लोगे तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आप लोगों को बच्चों मैं बता दूँ, ये पैटर्न है, आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल 20 प्रश्न रहेगा पेपर में। तो बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो निर्देश क्या क्या दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, सभी प्रश्नों को बनाना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 तक वस्तुनिष्ठ, मतलब 15 ठो एक नंबर वाला प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 से 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 8 से 12 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 13 से 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 17 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस तरीके से बोला गया। 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय, है ना। तो ये पूरा है। चलो हम सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी मेन क्लास जो है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया, 15 नंबर आपको इस तरीके से कंफर्म हो जाएगा। देखो निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहे हैं, है ना। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो पता चलेगा, जैसे कि हम लोग देखेंगे किसका, 144 का, 144 का। ठीक है, किसका देख रहे हैं बच्चों? 144 का। ठीक है, तो 144 का जब देखेंगे करके इसका, तो देखो 2 के पहाड़ा चला जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 6 और 1 बाकी, तो ये बन गया 12, 2 छक्के 12। अभी 6 के पहाड़ा से चला जाए, है ना, तो 6 छक्का 36 और 6 1 कम 6। देखो जोड़ी बढ़ रहा है, इसकी भी जोड़ी बढ़ रहा है, इसका भी जोड़ी बढ़ रहा है, ये इसलिए पूर्ण वर्ग है। अगर ये जोड़ी, इसका जोड़ी नहीं बनता तो मैं अगले में चेक करता, और इसका भी नहीं बनता तो और अगले में चेक करता, और इसका भी नहीं बनता तो और अगले में चेक करता। इस तरीके से जिसका भी जोड़ी बनेगा वही क्या होगा बच्चों, जिसका भी जोड़ी बनेगा वही आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग होता है। 2 की वर्ग में 2 की जोड़ी बनाते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोण का योग कितना होगा? ठीक है, जब 2 समांतर रेखाओं को, मान के चलो ये 2 ठो समांतर रेखा ऐसे, है ना। समांतर रेखा कौन लगी थी? जो ऐसी रेखा जो एक दूसरा कभी भी नहीं काटे, है ना। अभी इसमें क्या करना है, एक ठो तिर्यक रेखा खींचना है, तो एक ही ओर के अंतःकोण, मतलब यहाँ की कोण और यहाँ की कोण, इन 2 कोणों की बात हो रही है, या इन 2 कोणों की बात हो रही है। ये कितने अंश की होती है? तो बच्चों मैं बता दूं, इसको आपको क्या लिख के आना है, यहाँ लिखोगे 180 अंश। आ गया समझ में? क्या लिखेंगे आप लोग? 180 अंश। हाँ, प्रश्न तीसरा, आंकड़ों का बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है ना भाई, बहुत आसान है। देखो 5 3 2 2 4 5 3 3 4 3 5 3 ऐसा दिया, तो बहुलक कौन होगा? तो जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है, देखो ये सबसे ज्यादा बार कौन नंबर आया हुआ है, 4 आए है कि 5 आए है कि 3 आए है कि 2 आए,
तो सबसे ज्यादा बार कौन आए? 3 आए। खैर से देखकर उत्तर का है वही 3 लिखना है। आ गया समझ यहाँ तक का। फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग प्रश्न 1.4 में, निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है। क्या ज्ञात करने के लिए बच्चों, मतलब ऐसा क्या ज्ञात करते हैं? तो मतलब अनिवार्य ही होता है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही क्रम में या अवरोही, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बच्चों जमाना अनिवार्य हो जाता है माध्यिका में, ठीक है। क्योंकि माध्यिका में जमाते हैं तब फिर एनवा पद वाला लिखते हैं ना सूत्र, उसमें ये वाली सूत्र याद आ रही होगी। तो n+1 बटा में 2 वहाँ पद है ना जमाते हैं, तो इसमें जरूरी है भाई। क्लियर? अगला बीजी व्यंजक -x की घात 2 y की घात 2 में गुणांक कितना है? तो इसमें गुणांक की अगर बात करें तो देखो कितने का गुणा है? -1 का। तो b इसकी सही उत्तर हो जाएगी, -1 लिखेंगे आप लोग। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं भाई आगे हम लोग। किस बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? किस बहुभुज के विकर्ण जो है, ठीक है, किसके विकर्ण जो है समकोण पर द्विभाजित होते हैं? इस तरीके से मान के चलो ये क्या है? वर्ग है। अब इस पर विकर्ण लगाऊंगा ऐसे करके, तो ये कौन सा है जो समकोण पर विभाजित होते करके पूछ रहे हैं ऐसा? किस बहुभुज? आयत। ऐसा ये हो गया क्या भाई? आयत। और ये हो गया त्रिभुज ऐसा। तो इसकी उत्तर क्या हो जाएगा भाई? किस बहुभुज, एक बार और पढ़ लेंगे क्या लिखा है? किस बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते? सम विकर्ण ऐसा मे बी वर्ग का ही होगा, तो वर्ग इसका लिख के आएंगे, ठीक है। देखते हैं इसको और बताऊंगा आप लोगों को। क्लियर? फिर 1.7 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोला जा रहा है? बट्टे की गणना किस मूल्य पर की जाती है? अगर बट्टे की गणना करना, बट्टा मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, हम लोग छूट करवाते हैं तो कौन से मूल्य पर करते हैं? उसमें मान चलो कपड़ा लेने जाते हैं तो हम लोग कौन से मूल्य पर छूट करते हैं? उसके अंकित मूल्य पर। जितना छपा रहता है, मान के चलो कपड़ा में 500 रुपये छपा रहता है, तो हम लोग की बोलते हैं ना मम्मी लोग की भैया 500 बहुत ज़्यादा है, 350 में दे दो, 400 में दे दो। जो लिखा रहता है उसी पर तो ना, जो दुकानदार जिस रेट को बताते हैं उस पर डिस्काउंट करते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंकित मूल्य पर। क्या लिख के आएंगे? अंकित मूल्य पर, ठीक है। संख्या 1 को कहा जाता है, संख्या 1 को हम लोग बात करें तो उसको क्या कहा जाता है? गुणन तत्समक। क्या कहा जाता है बच्चों? गुणन तत्समक। सी इसकी सही जवाब हो जाएगी। क्या लिख के आएंगे? गुणन तत्समक, ठीक है। इस तरीके से इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? फिर और आगे बढ़ते भाई, अगला प्रश्न, निम्न में से उचित भिन्न है। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि इसको मैं भाग करूंगा इस वाले को, तो उसके बाद उचित और अनुचित आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट साइड का है आपके बुक का। हाँ, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 से ज़्यादा ना हो। तो 5 तिया 15, एक बाकी है ना इस पर। 5 तिया 15 के 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक बाकी है। दशमलव लगाऊंगा 10 बन गया, 5 दूनी 10। इसका आंसर देखो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और ये बाकी नहीं है। बी पर चेक करेंगे तो देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, अब 2 बाकी है। 2 बाकी मतलब दशमलव 20, 5 चौक 20, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो इसकी बात करें तो 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, एक बाकी। तो ये एक बाकी मतलब कितना बन जाएगा? 10। तो 5 दूनी 10, 2.2 है। अब यहाँ पर है ना, अब देखो क्या हो रही है इसकी दशमलव, 5 ऊपर में छोटा इसलिए 0 आएगा, दशमलव लगाऊंगा तो 50 बनेगा। तो 12 चौक 48 ऐसा। तो देखो 0 दशमलव किस में आया? इसमें आया, इसलिए ये उचित भिन्न है। अब देखो इसको तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। और इजी वे और कौन सा है? इजी तरीका कौन सा है? अगर मैं बात करूं, एक मिनट है ना, ये तो एक तरीका हो गया जो अभी स्क्रीन पर आप देखे हो कि 0 दशमलव में जो आ रही है वो क्या है? उचित। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जिसकी ये देखो ये बड़ा, इसके ऊपर बड़ा है, इसका भी ऊपर बड़ा है, इसके भी ऊपर भी बड़ा है। जब ऊपर बड़ा हो, क्या बच्चों याद रखना, जब ऊपर बड़ा हो मतलब वो होती, अगर ऊपर बड़ा है तो अनुचित भिन्न होती है। कौन सा? अनुचित भिन्न होती है, याद रहेगी। ऊपर बड़ा है तो अनुचित भिन्न, और
ऊपर छोटा है, मान के चलो ऊपर छोटा है ना, ऊपर बड़ा है तो अनुचित, और ऊपर छोटा हो गया जैसे कि इसकी है तो ये क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब दो तरीका बता दिया हूं आपको, या तो 0 पॉइंट में आना चाहिए या तो इस तरीका से, मतलब ये मेन होती है क्लास 8 के हिसाब से, कौन बड़ा कौन है छोटा कौन है उसके हिसाब से, है ना। तो इसको कर लेंगे। फिर 1.10 में देखते हैं, 2 तथा p का योग होगा, 2 और p को योग करेंगे तो कितना होगा, जाहिर सी बात है भाई यही होगा, 2 प्लस में p होगा। क्लियर है। फिर अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है भाई, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है। क्या लिख के आओगे, 90 अंश का होता है। ठीक। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, ये चतुर्भुज है ना, और एक त्रिभुज होते हैं। हम लोग त्रिभुज का अक्सर पढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है बच्चों, ये होता है 180 अंश का। अब चतुर्भुज के चारों कोणों की अगर मैं बात करूं तो चतुर्भुज के चारों कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का। कितना लिख के आएंगे यहाँ पर, 360 अंश लिख के आएंगे। क्लियर है। वृत्त की व्यास जो है त्रिज्या से क्या होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, क्या होती है, 2 गुनी होती है, या 2 गुनी लिख सकते हो, दुगुनी होती है। क्योंकि अगर त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या अगर मान के चलो r होती है तो इसकी व्यास जो है डबल होती है, व्यास डबल होती है मतलब 2r होती है। इस तरीके से मान के चलो ये वृत्त है तो ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होगी। अब लेकिन यहाँ से केंद्र है तो ये पूरे लाइन को, पूरे लेंथ को क्या बोला जाता है, व्यास। ऊपर वाला किसके लिए है, त्रिज्या, और नीचे वाला बच्चों किसके लिए है, व्यास के लिए। ये आप लोगों को याद रखना होगा। आया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माचिस की डिब्बी में खाली स्थान शीर्ष होते हैं। जैसे माचिस का डिब्बा, उसमें शीर्ष कितने होते हैं, तो उसमें टोटल 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं बच्चों, 8 शीर्ष होते हैं, याद रखना। अब शीर्ष किसको बोलते हैं, जैसे कि माचिस है, मान के चलो ये माचिस का डिब्बा, ये हमारी बन जा, है ना, ये है बच्चों माचिस का डिब्बा, है ना। अब देखो ये शीर्ष के तहत, शीर्ष काला बोलते हैं, कोना कोना वाला। तो देख ऊपर में, एक मिनट में कलर चेंज करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो ये इसके ऊपर में ये कितना, ये 4 बिंदु दिख रहा है, तो ऊपर में 4 शीर्ष है। अब अंदर साइड बात करें तो अंदर साइड में भी तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अंदर में भी 4 शीर्ष है, तो टोटल 8 शीर्ष होते, याद रखना। ठीक है। अब बात आती है किसके, एक घनाभ में खाली स्थान कोरे होती है। एक घनाभ में कितने कोर होती है, अब यही घनाभ है मान लेते। अब कोर किसको बोलेंगे, इसके किनारा को। तो देखो इसी जो लाइन आप देख पा रहे हो ना, ब्लू कलर में देख रहे हो, उसको गिन लो कितना ठो है। ठीक है। तो देखो ऊपर में ये वाला 2 और ये 3 और ये 4, ऊपर में 4 तो नीचे में 5, 6, 7, ये 8, ऐसा। फिर 9, 10 और इस खड़ी खड़ी लाइन है तो 12, तो कितना होते, टोटल 12 होते। बस इसको याद रखेंगे। क्लियर है। ठीक, आगे समझना यहाँ तक। अब चलते हैं बच्चों हम लोग किस पर, अति लघुत्तरी प्रश्न पर। तो अति लघुत्तरी प्रश्न बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो इसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, हल देख लेते हैं, है ना। क्या होगी सॉल्यूशन, देखो इसको मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, -2 है ना, माइनस वाला है, इस तरीके से दिया हुआ है। -2 पूरे की घात में 7 दे है, और का दे है 2 की घात में 8। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस हटाना है। तो माइनस हटाना है तो हम -1 गुणा में 2 लिखो, और पूरे की घात में क्या लिखो, 7, फिर से गुणा में कत है 2 की घात 8 है, तो 2 की घात 8 लिखना है। आगे समझ आता। अब घात बांटबो ता 1 ल तको 7 मिली, और ये 2 है ना, वो 2 ल तको घात 7 मिली। अब गुणा में 8 है तो 8, इस तरीके से। अब -1 की घात 7 है, मतलब वो खरमान विषम। देखो ऋण 1 की घात अगर विषम संख्या मतलब वो खरमान कत हुई, ऋण 1 हुई, गुणा। अब यहाँ पर इन दोनों की आधार 2 की घात 7 और 2 की घात 8, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, 7 + 8, मतलब ऋण 1 गुणा में 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात। टोटल बच्चों आप लोगों का ये हो जाएगा, 7 और 8 को जोड़ देंगे तो 2 की घात 15। अब 2 की घात 15 मतलब इसकी फाइनल आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऋण 2 की घात में 15। इस तरीके से ये आंसर दिखना पड़ेगा। अब 2 का 15 बार गुणा करोगे तो और लंबा हो जाएगा भाई। अब 2 नंबर के लिए अब इतना भी तो महंगा काम नहीं कर सकते ना, तो यहाँ तक सफिशिएंट है, इसकी आंसर यहाँ तक लिख सकते हो।
आगे समझ, ठीक। अब अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब द्वि लिखा है, देखो ना, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, दो भुजा बराबर है तो वृत्त का केंद्र कितना है? वृत्त का केंद्र O, ये हुआ ना वृत्त का केंद्र O, भुजा BC पर स्थित है तो कोण B का मान ज्ञात करना है, कोण B का मान ज्ञात करना है यहां पर। तो देखो ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण है मतलब यहां पर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धवृत्त पर बना कोण है मतलब एंगल A बराबर में 90 अंश होगा। क्यों होगा भाई? अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा बच्चों क्या होता है? 90 अंश का होता है, याद रखेंगे। तो ये वाला हुआ हमारा 90 अंश का, और जब ये भुजा बराबर है तो यहाँ और ये वाली कोण आपस में बराबर होगी, ये कोण बराबर होती है, याद रखना। जब भुजा बराबर है तो कोण बराबर होती है। मान चलो यहाँ का x है तो यहाँ का भी x लेंगे। अब आगे मैं बता रहा हूँ इसको डील कैसे करना है, बहुत आसान तरीका पर। एक चीज हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कौन कौन सा है भाई? कोण A, कोण B और कोण C बराबर में 180 अंश, इस तरीके से तीनों को। अब A का मान कितना है? 90, B का मान कितना लिए हैं? x, और C के मान भी x, बराबर में 180, ऐसे लिख लेना है। तो 90 की 90, और देखो 100 जोड़ देना है इस बार, है ना। तो 100 जोड़ी तो 2 हो जाएगी, बराबर में 180 है तो 180। अब x के मान निकालना है ना, उखर से दिखाकर वो 90 ला भेज देबो, जो 90 दिखत ना ये वाला 90 ओला इतनी भेजबो तो का माही माइनस माजी, माइनस, इस तरीके से आया समझ में। अब 2x बराबर में मैं फिर से 180 में 90 जाहित कत का बाँची 90 बाँची भाई। अब x का मान निकालना है तो 2 ला भेज देबो, 2 देखो गुणा में है तो जो चिपके हुए रहते हैं ना वो हमेशा काम आ जाते, भाग में जाते, याद रखना है। 1 बराबर ऐसा देखो 2 1 कम 2, अब फिर 2 चौक 8, 1 बाकी है तो 10, तो 2 पंचे 10, ऐसा तो कत का बार में कर जाएगी 45 बार में। तो B का मान कितना है बच्चों? 45 अंश होगा, ये आपको लिखना है, ठीक। B और C दोनों का मान कितना कितना अंश हो जाएगा? 45 अंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखना है, घात के घटते क्रम में लिखना है ठीक है। तो आंसर तो इसका 1 नंबर होगा भाई, छोटू सा बनेगा। घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा घात किसका है? देखो सबसे बड़ा घात ये 6 है तो उसी को पहले लिख दो, सबसे बड़ा घात को -9, उसकी सामने की चिन्ह नहीं बदल, ये हो गया। अब 5 वाला को लिखेंगे तो -12 m की घात 5, अब 4 वाला तो नहीं है, 3 वाला भी नहीं है, 2 वाला है तो -6 m की घात 2। अब 1 वाला तो +8m और प्लस में 16, ये हो जाएगी इसकी आंसर। आई समझ में? ऐसे आप लोगों को करना होगा, बनाना होगा। 5वां, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या, एक बहुभुज है उसमें 8 है भुजा की संख्या, तो अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। अब देखो हमें एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ठीक है, हमें दिया क्या है? दिया है बच्चों, ये दिया है n बराबर में, n मतलब भुजा है तो n बराबर 8 है। तब एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, यहाँ पर सूत्र क्या होती है? सूत्र ये होती है कि n-2 इंटू में होती है 180, इस सूत्र से ये बनेगा, ठीक है, इसी फॉर्मूला से। ये तो n की जगह में 8 रखे वो है ना, तो 8 - 2 और गुणा में 180 है तो 180, फिर 8 में 2 जाहित कत का बाची 6 गुणा में 180, तो 6 और 180 गुणा कर दो, करके देख लेते हैं। 180 में मैं 6 का गुणा करूँगा ऐसा, 6 शून्य 6 6 पंजे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 की 8, हासिल आई 4, 6 एक कम 6, 6 और 4 10, तो कितना आया? 10 80 अंश, ये इसकी आंसर हो जाएगी। कितने अंश का कोण बनेगा? इतना। अब कोई सा भी भुजा दिया हो तो इसके हिसाब से इसी सूत्र से बनेगा, ठीक है। फिर समीकरण हल करना है। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छी क्वेश्चन है भाई, ठीक ठीक। क्या दिया क्या है उसको लिख दो सबसे पहले तो, है ना। दिए हैं हम, मतलब भाई क्या दिए हैं?
6x प्लस 18 बराबर में 24। अब x के मान निकालना है ना, तो 18 ला पहली बेच, देखो 18 के सामने क्या है, प्लस है, तो वो क्या बन के जाएगा बच्चों, -18 बन के जाएगा। ऐसे 6x बराबर में, अब 24 में 18 घटा दो, तो 24 में 18 घटाओगे तो आपके पास बाकी रहेगा कितना, 6 बाकी रहेगा। ठीक है, कितना बाकी रहेगा, 6 बाकी रहेगा। अब x के मान निकालना है तो 6 को भेज दो, देखो 6 चिपका हुआ है ना, तो चिपका हुआ वाला हमेशा नीचे में जाता है इस तरीका से, तो 6 एक कम कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, प्रश्न 7वां, परिमेय संख्या 1/8 में से -1/4 को घटाना है। एक परिमेय संख्या यहाँ पर है ना, 1/8 में इतना को घटाना है, तो क्या करना है, 1/8 माइनस 1/4, और पहले से इसमें माइनस है मेरे हिसाब से, तो ऐसा रखना पड़ेगा, माइनस है ना, क्योंकि माइनस करना तो ये इसके वजह से माइनस लिखे, और इसमें पहले से ही माइनस है इसलिए उसका, फिर 1/8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। अब देखो इस केस में क्या करते हैं, जब नीचे अलग अलग हो तो सबसे पहले तिर्यक गुणा करते हैं मेरे हिसाब से, 8 चौक, सॉरी नीचे का गुणा 8 चौक हो गया 32, अब तिर्यक गुणा करेंगे 4 का एक इसके साथ, तो 4 एक कम 4, और इस 8 का इस एक के साथ, तो 8 एक कम 8। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगी, 8 और 4 12, और नीचे में 32। कोई 12 से कट जाएगा तो कटा दो भाई, नहीं तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कटेगा। हाँ, 4 तिया 12, सॉरी 3 बार में 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, तो 3/8 इसकी आंसर अगर कटाते हो तो, नहीं तो ऊपर वाला को आंसर ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से 3 अंक वाला प्रश्न चालू हो रहा है, तो देख लो भाई इसको भी कि कैसे डील आउट करना है, कैसे समझना है ना। क्या दिया है, 2/7 और पूरे की घात में 3 गुणा में 1/2 पूरे की घात में, ऐसा 3 दिया हुआ है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, देखो इसमें सबसे पहले हम लोग घात को बांट देंगे, तो 2 ला भी 3 मिल जाएगी और 7 ला भी 3 मिल जाएगी। उसी तरह यहाँ पर 1 ला 3 मिल जाएगी और 2 ला 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 की घात 3 2 की घात 3 आपस में कट जाए, कटी ना, तो बची कत का 1 की घात 3 ऊपर में और नीचे में 7 की घात 3। अब क्या कर देंगे, इसको हल करना है तो 1 का 3 बार गुणा कर दो, ऐसा 1 एक कम 1 एक कम, और नीचे में 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसा। तो फिर इसके बाद फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो 1, अब 7 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 तो 7 का गुणा करेंगे तो 49/7 हो जाएगा। अब 49 और 7 का गुणा करके देख लो, ऐसा है ना, 7 निया 63 की 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, तो ये कितना हो जाएगा 343। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, ऐसे आप लोगों को बच्चों बनाना होगा। ठीक है, जल्दी चलते हैं, और भी प्रश्न भी बाकी बहुत सारा, 20 तक जाना, अभी 9 में पहुँचे है ना। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है ऐसे, तो इसको तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा भाई, आपको मैं काम सिखा देता हूँ। 7.5 के स्केल की सहायता से खींचोगे, फिर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना ऐसे, न्यून कोण मतलब 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना, इसको नाम देना है AB। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 3 भागों में बांटना है, तो प्रकार को फैलाना है अपने मन से, और ऐसे ऐसे करके कट करना है इस तरीके से। उसको नाम दे देंगे P1 P2 P3, फिर ये लास्ट वाले को ऐसा मिला देना है, फिर बाकी को भी उसी तरीके से ऐसे सेम बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगी। क्लियर है, इसको एग्जैक्ट स्केल की सहायता से ही किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो समांतर माध्य ज्ञात करना है भाई, तो समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे नंबर्स को बच्चों यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य है ना, क्या करना है बच्चों, समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य के सूत्र क्या होते हैं कि प्रेक्षणों का योग है ना, क्या पढ़े हम लोग, प्रेक्षणों का योग, उसको भाग करना है किससे बच्चों, प्रेक्षणों की संख्या से। ठीक है, इससे भाग करना है, प्रेक्षणों का योग बोला गया। प्रेक्षणों का योग मतलब जो भी नंबर दिया, डेटा दिया, उसको जोड़ना पड़ेगा, किसको किसको, 81 + 74 प्लस में 69 प्लस में 73 प्लस में 91 और प्लस में 55 और प्लस में 61
पूरा नंबर अब कितना ठो है उसको गिन लो, कितना ठो है भाई ये 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे में कत का लिखा है 7। ऊपर ला पूरा ला जोड़ना है, ऊपर के पूरा ला जोड़हू कत का हो जाए 504, कत का ऊपर ला पूरा नंबर ला जोड़ना है ना। ओखर बाद नीचे में 7 है तो 7। अब ये 504 ला 7 से भाग करना है, तो भाग करके देख लेते हैं। 7 का पारा पड़ना है 50 से ज़्यादा ना हो तो 7 7 49 ऐसा है ना। अब 50 49 जाही तो 1 5 6 और ऊपर ले कौन उतर ही 4, तो 7 के पहाड़ा तो 7 दूनी 14 ऐसे है ना। तो उत्तर कत का आ जाए 72 आ जाए। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस साइड लिखेंगे समांतर माध्य। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 11वां देख लेते हैं। 11वां में क्या बोल रहे हैं, यदि 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 8 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है कि तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एक टेबल बनाना पड़ेगा है ना। एक तरफ लिखेंगे मजदूरों की संख्या, ठीक है, मजदूरों की संख्या, और एक तरफ लिखेंगे क्या, दिनों की संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिनों की संख्या, इस तरीके से है ना। इस तरीके से एक टेबल बनाना पड़ता है इस पाठ में है ना। देखो मजदूरों की संख्या 20 मजदूर कितना दिन में करते हैं, 20 मजदूरों को 20 दिन लगता है, तो नीचे में 20। अब 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो माना x दिन में करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे कैसे, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण है इसलिए ऐसा होगा है ना। ये इस तरीके से फॉर्मूला लगता है x1 y1 बराबर में x2 y2 लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गुणा हो जाएगा 20 गुणा 20 का बराबर में 8 गुणा में x का। अब हमें x का मान ज्ञात करना, इसलिए x को इस साइड भेज दो, तो 20 गुणा 20, इसके नीचे में कौन आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 का और 20 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 400 हो जाएगा, और नीचे में 8 बराबर में x। अब इसको कटा दो, 8 का 8, 8 पंचे 40 और ये 8 शून्य शून्य, तो 50। तो 8 मजदूर उसी कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे भाई, 50 दिन में पूरा करेंगे। ये हो जाएगा इसकी आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 12 में क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का योग है ना। दो संख्याओं का योग 64 है। यदि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 3 गुनी हो तो वे संख्या ज्ञात करना है। देखो दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना, मतलब पहली संख्या जतका भी रही ओखर 3 गुना रही कौन, दूसरी संख्या। तो हम लोग को पहली संख्या भी नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या बनाएंगे यहाँ पर, माना कि पहली लिखा तो पहली संख्या का मान लेते हैं x है ना। अब पहली संख्या x है, तब इसकी क्या निकालबो बच्चों, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कत का हो जाए भाई, देखो प्रश्न हम बोले हैं कि पहली संख्या के दूसरी संख्या जो है, दूसरा जो संख्या है पहली संख्या के 3 गुना हुई। तो भाई पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 3 गुना मतलब 3x हो जाए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, इस तरीके से करेंगे आप लोग। प्रश्न में बोला गया है बच्चों दोनों संख्याओं का योग, मतलब पहली संख्या और कौन ला भाई, दूसरी संख्या ला है ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों ला जोड़बो, तेखर से बीच में प्लस लिखे तब एक उत्तर कत का आ जाही, ये जगह आ जाही 64। ठीक है, आया समझ में। पहली संख्या कत का है x, दूसरी संख्या कितना है 3x, बराबर में 64 है तो 64, x और 3x जोड़ के 4x बराबर में 64। अब x के मान ज्ञात करना है तो 64 बटा में 4 भाग चला जाएगा ऐसे। फिर 4 एक कम 4 2 बाकी तो 24, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, तो 16 आ जाही उत्तर, ऐसे अगर भाग करो तो। ठीक है, एक बार वो भाग करके देख लो, 64 ला इसे वाला भाग आते थे, ये वाला कल है ना 4, तो 4 एक कम 4 ऐसे है ना। तो 6 में 4 जाए तो 2, ऊपर ले कौन है 4, तो 4 के पहाड़ा पड़ना 24 से ज़्यादा होना, तो 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, ये कटा ना ऐसे, तिखर से मैं ये जगह लिखूँ कितना 16। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या 16 और यहाँ पर अब देखो दोनों संख्या निकालना पड़ेगा। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, नीचे लिखोगे पहला संख्या बराबर सीधा x है तो 16, और दूसरी संख्या की अगर बात करें, हाँ
तो 16 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो जाएगा। तो संख्या कौन कौन सा है, एक तो 16 है और दूसरा 48 है। इस तरीके से आपको बना लेना है। आया समझ में? ठीक। हाँ, अब यहाँ से 4 नंबर वाले प्रश्न अभी जो कि बड़े प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ से, ठीक है। देखो, एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल, देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो दिया है करके लिख लो। इस टाइप के प्रश्नों को डील ऐसे ही किया जाता है ना, याद रखना। दिया क्या है, वर्गाकार मतलब यह वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं सीधा सीधा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 961 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो क्या करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a गुणित a, मतलब भुजा गुणित भुजा ज्ञात होता है ना, भुजा गुणित भुजा, और यहाँ पर 961 है। अब भुजा और भुजा का गुणा करेंगे तो a की घात 2 हो जाएगा और यहाँ पर 961। अब a का मान निकालना है, घात को भेजेंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा 961, इस तरीके से, ठीक है। अब ये किसका मूल होता है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे इसका भाज्य गुणनखंड निकालोगे। इस तरीके से प्राइम फैक्टर करके 961 का, तो कौन से पड़ा, 3 से तो नहीं जाएगा ये। अगर 7 से चेक करेंगे तो क्या जाएगा, क्या 7 एकम 7, नहीं पता चल रहा है। तो एक ही मान जो है हो जाएगी। देखो ये 31 का होगा, याद रखना है इसको। 31 करेंगे तो देखो 3 एकम 3 है ना, 3 तिया सॉरी 1 तिया 3 होगा, गलत कर रहा हूँ है ना। अरे 1 मिनट, आ जाओ फिर से। क्या बोल रहा था मैं, ये 31 का मूल है करके कैसे उसको दिखा रहा हूँ। 1 1 कम 1, 1 तिया 3, 1 कट करेंगे। अब 3 का पड़ा तो 3 1 कम 3, 3 तिया 9, तो देखो 1 6 9, तो इसलिए इसकी उत्तर कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी इस तरीके। अतः भुजा की लंबाई 31 सेंटीमीटर होगा करके, ठीक है। फिर 14, सर्वसमीका के प्रयोग से हल करना है इसको, है ना। तो दिया क्या है भाई अपन को, हमें दिया है ये 52 गुणा में 48। सर्वसमीका का प्रयोग करना है, मतलब देखो इसको कैसा लिख सकते हैं, 50 प्लस में 2 है ना, और 50 माइनस में 2। अब एक सूत्र बच्चों हम लोगों को पता है कौन सा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर में क्या होता है, एक बार प्लस में होता है ब्रैकेट में और एक बार माइनस में होता है। इस फॉर्मूला से, इस सर्वसमीका से ये बनेगा। तो देखो ऐसा दिया होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस में, तो उसको हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, a का वर्ग मतलब 50 का वर्ग माइनस b की जगह में 2 है तो 2 का वर्ग, तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500 है ना, और 2 का वर्ग 4, तो 2500 में 4 माइनस कर दो तो वही बच्चों आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई इसमें, अगर कितना 2500 है, 2500 में 4 को ऐसे माइनस करना है, तो ऊपर छोटा है तो यहाँ हासिल दूंगा तो 10 में 4 जाएगा तो 6, ऊपर फिर छोटा है तो यहाँ हासिल दूंगा तो 10 में 1 जाएगा तो 9, अब 5 में 1 जाएगा तो 4 और 2 की 2, तो 2400 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। इसको करते ही 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 देख लो। शीर्ष लंब 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है, ठीक है। शीर्ष लंब इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, दिया करके लिखेंगे आप लोग, है ना। दिया है हमें शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कितना दिया, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, अगर क्षेत्रफल भी तो दिया ना, दिया है जरूर लिखना जब भी इस चैप्टर की बात है, तो 26 सेंटीमीटर हमें इतना दिया हुआ है ना। अब क्या करने के लिए बोल रहा है, त्रिभुज की आधार ज्ञात करना है, त्रिभुज की आधार ज्ञात करना है। तो हमें याद रखना त्रिभुज की आधार ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये अब जो मान पता है उसके रखते चलो। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कितना दिया है 26, तो 26 लिख दिया। 1/2 तो 1/2 आधार नहीं पता तो मैं आधार को आधार ही लिख रहा। ऊंचाई पता है क्या, ऊंचाई पता है क्या, हाँ भाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर में, ऐसे
ठीक है। अब सभी नंबर को इधर भेजते जाओ, जैसे कि नीचे में है ऊपर में चला जाएगा तो 26 गुना में 2 और वो गुणा में है तो नीचे आ जाएगा 6.5 ऐसे, और यहाँ पर आधार जो है बाकी रहेगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। अगर गुणा करोगे तो 26 और 2 का गुणा करो, 2 छक्के 12 की 2, हाथ सिलाई 1, 2 दूनी 4, 1 5 52, और नीचे में कितना है 6.5 इक्वल टू आधार। ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक, आया समझ यहाँ तक बच्चों। अब देखो इसको कैसे कर लेंगे हम लोग। अगर दशमलव हटाना है तो 0 बढ़ जाएगा ऊपर में, नीचे बन गया 65, है ना। ये काम किया जा सकता है इस पर। अब क्या करेंगे, 13 के पहाड़ा में 13 एकम 13, 26 13 13 चौक 52, देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 13, 13 चौक 52 और 13 शून्य 13 पंचे 65, तो 40/5 हो जाएगा ऐसा, अगर 13 के पहाड़ा से कटाया तो, है ना। अब 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो आधार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये रहा फाइनल उत्तर। इस तरीके से इसको हल करोगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 16 में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना दिया। तो सबसे पहले देखो ये वाली पार्ट में ना जितना दिया है उसको लिख दो, बाकी कुछ आया ना है। कमरे की लंबाई तो क्या लिख लो, दिया है कमरे की लंबाई। लंबाई कितना दिया है बच्चों, लंबाई जो दिया है 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है उसको लिख लो। चौड़ाई जो है दिया हुआ है 4.5 मीटर। ठीक है, ऊंचाई देखो, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये वाली ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई जो है दिया हुआ है 3 मीटर। इसमें भरी हुई हवा का आयतन याद करना। अब रूम में कमरा को हम लोग क्या बोलेंगे, घनाभ। तो याद रखना घनाभ का आयतन हमें निकालना पड़ेगा इस सूत्र से बने। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना है आपको भाई, है ना। तो लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। सभी का गुणा कर दो। तो देखो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 और ये 4.5, है ना। अब इसका नॉर्मल गुणा करो, किसका 45 और 15 का नॉर्मल गुणा करो, जो उत्तर आएगा उसमें एक नंबर के बाद दशमलव। 15 पंचे 75 की 5, हासिल 7, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 73, 15 चौक 60, 60 और 7 67, तो कितना आ जाएगा 67.5, क्योंकि एक नंबर के बाद देखो दशमलव लगा था, तो यहाँ पर भी एक नंबर के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा उसकी आयतन। लेकिन आयतन हमेशा किस में आती, घन में आती, इसलिए यहाँ पर लिखोगे घन मीटर। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग बनाओगे। आगे समझ। दीर्घोत्तरी प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बाकी, आई थिंक 20 प्रश्न बोला था ना। हाँ, तो यहाँ पर भाग करना है ना। तो भाग करना है या इसको गुणा करना है, भाग करो या गुणा करो, तो वो दोनों चीज़ें को ध्यान से देखना, मैं बताते चलता हूँ उसको। ठीक, चलो क्या भाग को कैसे करेंगे, जैसे कि x की घात 2 माइनस 11x प्लस में 30 है ना। अगर पहले नहीं देखे तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बार में नहीं आती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आ जाए ऐसा, है ना। तो देखो एक हर पहली ला भाग करना है। एक हर x अंदर में x की घात 2 है, बाहर में x है, तो x की घात 2 ला x से ऐसे भाग करबो, तो देखो एक ठो x तो कट जाही ना, तो एक ठो x बाची, तो वही x लाई यहाँ लिखना है ना, मतलब x बार पहाड़ा पढ़ो। अब देखो x का इस x के साथ गुणा होगा तो x की घात 2, फिर ये वाला माइनस है तो माइनस, अब x का 5 के साथ गुणा करबो तब 5x ऐसे। अब इतना करने के बाद चिन्ह बदलना है, ये माइनस हो जाए और ये माइनस में है तब प्लस हो जाए। पहला पद हमेशा कट जाते, अब ये दोनों देखो अलग अलग चिन्ह है, तो देखो 11 में 5 घटावे तो -6x बाकी, माइनस का बल लिखे, बड़े नंबर के सामने माइनस है, और ऊपर ले कौन ला उतारना है 30 ला। फिर से वही काम करने का, अंदर के चिन्ह अंदर ला -6x है, उला एक हर बाहर से भाग करना है ये वाला से x से, तो x कठित तत्काई -6, मतलब यहाँ ये जगह का लिखूँ -6। अब ये -6 के गुणा इस x के साथ करना पड़ेगा, तो -6x बाहर, इसके में भी माइनस है और इसमें भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस और 6 पंचे 30, इस तरीके से चिन्ह बदल दो, ये प्लस और ये माइनस अलग अलग चिन्ह है, पूरी तरह से घट के 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसकी आंसर। आया समझ में, इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक,
18 देख लेते हैं एक क्वेश्चन को एटलीस्ट, है ना। 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अरे दो ठो निकालना पड़ेगा, अरे बाप रे, दो निकालना है, बहुत लंबा हो जाएगा। अपन दो नहीं निकालेंगे भाई, हम लोग कोई एक पे ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो छोटा बने, है ना, इसको करते हैं। भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागू मूल्य 11 उत्पादन कर लगाती है। यदि कारखानों में एक ट्रैक्टर का उत्पादन लागत 12,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है हमें, एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत कितनी है, एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत है 12,000, क्लियर है, इतना दिया हुआ है। और क्या पूछ रहे हैं, उत्पादन कर कितना है, ये लिख लो, उत्पादन कर कितना है, उत्पादन कर जो है 11%, है ना, ये बोला गया। अब सीधा सीधा हम लोग निकालेंगे उत्पादन कर किसका, वो 11% लगेगा, जो 12,000 है ना, 12,000 का 11% निकालना पड़ेगा। प्रतिशत को हटाना है यहाँ पर, मतलब 11 के नीचे में क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, तो बाँची का 120 और गुणा करना है 11 के साथ। अब 120 और 11 के गुणा कर दो, तो 11 शून्य शून्य, 11 दूनी 22 की 2, हासिल आई 1, 11 कम 11 और 1 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 शून्य शून्य, 11 दूनी 22 की 2, हासिल आई 2, ठीक, 11 कम 11, 12 1 13 हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसा 1320 रुपये आएगा। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। हाँ, 2 प्रश्न और बाकी 19 और 20। यहाँ पर देखो ये रचना वाला है, रचना वाला को इस पर नहीं बताया जा सकता, आपको स्केल लगेगा, सबसे पहले ACBD ये सब चीज़ खींचोगे तो स्केल की सहायता से ही बच्चों ये बन पाएगा। नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, दोनों का दोनों को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, ठीक है, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतना है, तो टंकी की धारिता मतलब टंकी का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। बेलनाकार है तो त्रिज्या वगैरह दिया है, दशमलव में है तो थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई इधर। ठीक है, और ये मीटर में है। चलो देखते हैं भाई क्या होती है। चेक, ऊपर कोई बनाए कि नीचे, बेलनाकार भाग का वक्र क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास इतना है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो। नीचे को बनाते हैं, नीचे ज़्यादा आसान है। बेलन के क्योंकि इसमें दशमलव, बेलन के वक्राकार भाग का वक्र क्षेत्रफल दिया क्या है, दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 1000 पाई, इतना दिया हुआ है। व्यास मतलब 2r कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, है ना, व्यास 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या मतलब उसकी आधा लेना पड़ता है, त्रिज्या मतलब r कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब अपन को करना क्या है, यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई मतलब h को ज्ञात करना है। अब देखो बड़ी वैल्यू दी है, मतलब याद रखना बच्चों, इसको चूकी से ही बनता है, हमेशा चूकी से। चूकी क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, मान 1000 पाई दिया हुआ है, और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH, बराबर में कितना दिया है, 1000 पाई। तो पाई और पाई को दोनों साइड से पहले कटा दो, तो बाकी क्या रहेगा 2, और r के मान कितना है, r के मान है 10, और h का मान नहीं पता तो h लिखेंगे, और ये 1000 ऐसा। अब h के मान निकाले, दोनों नंबर को भेज दो, तो 1000 बटा में कौन जाएगा, 2 और 10 जाएगा ऐसे। तो h बराबर देखो 10, एक एक जीरो काट दो मान के चलो, तो ये है ना। अब बचा कितना, 100 बटा में 2, अब इस 100 को 2 से भाग करोगे तो h बराबर ऐसा आ गया है अभी, 100 बटा 2 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य, तो h का मान कितना आ जाएगा, 50। मीटर में है क्या सभी वैल्यू, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो ये होती बच्चों आप लोगों को फाइनल 20 प्रश्न, टोटल 80 नंबर का। तो आप लोग इसी तरीक़ा से ध्यान से करेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ा हूँ, करके देखना है, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। और कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, आई थिंक आप सभी सब्जेक्ट डल गई है तो वो जा करके चैनल पर देख सकते हो। ठीक है।